नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोग ने एनसीईआरटी से लिए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके स्कूल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज एन आयरन ओर। अब आयरन ओर जो है वो कैसा रिसोर्स है आपको बताना है। तो पहला कहा गया रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो गलत है। बायोटिक है, ये भी गलत है। फ्लो रिसोर्स, ये भी गलत है। सही आंसर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। रिन्यू होने में आयरन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए एक ऐसा रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी नॉट बी पुट। अब देखिए टाइडल एनर्जी जो है वो उसको किस में हम लोग पुट नहीं कर सकते। तो पहला दिया गया है रिप्लेनिशेबल, दूसरा दिया गया ह्यूमन मेड, एबायोटिक, नॉन रिसाइक्लेबल। तो देखिए ह्यूमन मेड बिल्कुल ठीक है, ये तो ह्यूमन मेड ही होती है। एबायोटिक भी बिल्कुल सही है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। नॉन रिसाइक्लेबल ये भी सही है कि ये नॉन रिसाइक्लेबल भी होती है। ठीक है, मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या चीज इसमें गलत है क्योंकि पूछा गया नॉट बी पुट। तो टाइडल एनर्जी जो है रिप्लेनिशेबल नहीं होती है, इसको रिप्लेनिश बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसका मेन कारण क्या है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन गलत है, डिफॉरेस्टेशन भी गलत है, ओवर इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। बहुत ज्यादा वहां पर इरिगेशन कर दिया जाता है जिसकी वजह से ये कह सकते हैं सॉइल इरोजन होता है, जो लैंड है वो डिग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। जब टेरेस कल्टीवेशन में आप लोग ने देखा होगा जीने बना दिए जाते हैं, टेरेसेस बना दिए जाते हैं, और वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो पानी है वो थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाए। क्योंकि आपको पता होगा जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां पर अगर मान लिया वर्षा यहाँ पर हुई, पानी यहाँ बरसा तो तुरंत नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ टेरेस बना दिए जाएंगे तो क्या होता है कि पानी कुछ देर के लिए यहाँ रुका रहता है, और पानी रुका रहेगा तो आराम से यहाँ पर खेती इस जगह पर करी जा सकती है। तो पूछा गया है कहाँ पे ये चीज़ करेंगे। तो पंजाब में नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में भी नहीं करेंगे, हरियाणा में भी नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? उत्तराखंड में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनली माउंटेनियस एरियाज है। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। अब देखिए ब्लैक सॉइल को याद रखिएगा, रीगर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रीगर सॉइल भी कहते हैं। और ये मेनली अगर देखा जाए इसमें कौन सी क्रॉप उगती है तो कॉटन के लिए बेस्ट है ये। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट सॉइल होता है वो होता है आपका ब्लैक सॉइल। अब ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह ऐसी हैं जहां पर ब्लैक सॉइल या रीगर सॉइल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखिए फ्लोरा और फौना जो डिप्लीट हो रहा है उसका यहाँ पर पूछा गया है कौन सा वैलिड रीजन नहीं है। तो पहला दिया गया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रहा है, जो फॉरेस्ट है उनको काट काट के वहाँ एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो ये ठीक है। ठीक है, इसी वजह से कहीं ना कहीं फ्लोरा फौला जो है डिप्लीट हो रही है। इसके बाद कहा गया लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ जाएगी कि फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना में बहुत भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, तो ये इसका कोई कारण नहीं है कि अगर मान लीजिए जानवर है, चारा खा रहा है, वहां से मतलब वुड को कलेक्ट किया जा रहा है, तो इससे कोई फ्लोरा और फौना का नुकसान ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। बाकी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है किसका? फ्लोरा और फौना के डिप्लीट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब देखिए कम्युनिटी क्या होती है। तो कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे, मतलब जब लोग एक साथ में मिलते हैं, ठीक है, और वो अपनी अपनी राय रखते हैं, तो एक पर्टिकुलर राय को माना जाता है, उसको कहते हैं कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो अमूल है, ठीक है, कोऑपरेटिव इसको कह सकते हैं। तो कम्युनिटी का मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल का जो एक संगठन होता है उसको कम्युनिटी कहा जा सकता है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें से किसमें नहीं था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का होता है, इसमें सरकार भी काम करती है और जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। बीज बचाओ आंदोलन भी सेम चीज है कि गवर्नमेंट भी है और बहुत सारे लोग हैं, तो ठीक है, तो ये भी सही है। चिपको मूवमेंट भी आपको पता होगा, बहुत सारे लोग एक साथ आए थे, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें भी हुआ था। लेकिन डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लैंड कितनी होगी, कितने एरिया तक होगा, अब ये सब काम कोई गांव वाला नहीं करेगा।
ठीक है। इस ये काम कौन करेगा? केवल और केवल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से करवाए, लेकिन कौन करती है? मेनली गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर डिमार्केशन जो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, मैच द कॉलम दिया गया है। अब यहाँ पर आपको देखिए मैच मतलब कुछ आपको यहाँ पर एनिमल्स दिए गए हैं और फिर वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि वो एक्सटिंक्ट हैं, वो रेयर हैं, वो इंडेंजर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। जैसे पहला ब्लैक बक दिया है, ठीक है। तो अगर ब्लैक बक देखा जाए तो ब्लैक बक जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट जो है, अब एशियाटिक एलिफेंट मेनली एशिया में, इंडिया में पाया जाता है, ये वल्नरेबल कैटेगरी का है। अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहां पर एक वाइल्ड पिग पाया जाता है। ये आपको बताना है ये कैसी स्पीशीज है, तो ये एंडेमिक है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं एंडेमिक। पैंडेमिक एक ऐसी चीज होती है जो पूरे विश्व में पाई जाती है, जैसे कोविड आपने देखा था, पूरे विश्व में हो गया था, इसीलिए उसको पैंडेमिक कहा गया। और एंडेमिक ऐसी चीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। हिमालयन ब्राउन बियर, अब हिमालयन ब्राउन बियर क्या है? तो बहुत कम पाया जाता है, तो रेयर स्पीशीज हो जाएगी। पिंक हेड डक, ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक और मैच द कॉलम है, अगले मैच द कॉलम को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास तीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिए गए हैं। जैसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट दिया है, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दिया और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट को आप सेकंड से मैच करेंगे। फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इज कंसर्न। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग कहेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। मेनली यहाँ पर क्या किया जाता है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का कंजर्वेशन होता है, इसलिए इसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को आप यहाँ से मैच कर दीजिए। फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, मतलब अभी तक जो डिप्लीट हो गए वो तो चलिए ठीक है, लेकिन इसके बाद जो फर्दर डिप्लीशन है उसको रोका जब जाता है ऐसे फॉरेस्ट में, तो ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होंगे? तो ये जो पहला ऑप्शन है इसको अनक्लास से जोड़ दीजिए। अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट एक ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज भी उसमें इन्वॉल्व होगी, मतलब उसकी बिलोंगिंग उसमें होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होगा, प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल का भी कह सकते हैं, या हम लोग कम्युनिटी का भी रोल कह सकते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहेंगे? अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। मतलब आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, आपको बताना है जो सिचुएशन है क्या उसमें वाटर स्कैर्सिटी आपको दिखाई पड़ रही है, और अगर नहीं दिखाई पड़ रही है तो नहीं दिखाई पड़ रही है। जैसे अ रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, तो अगर एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो क्या वाटर स्कैर्सिटी होगी, वहाँ वाटर की क्या कमी होगी? तो आंसर है नहीं होगी। नेक्स्ट में कहा गया रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। अब देखिए एनुअल रेनफॉल भी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और एनुअल रेनफॉल ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से यहाँ वाटर स्कैर्सिटी होना संभव है, तो यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी होगी। नेक्स्ट में कहा गया रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट इज हाईली पॉल्यूटेड। अब देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन की बात करी गई है, यहाँ पॉपुलेशन की बात नहीं करी गई है। अब पॉल्यूशन से क्या होगा? वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, और वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा तो फ्रेश वाटर की यहाँ पर भी स्कैर्सिटी होगी। तो यहाँ पर यस होगा, क्योंकि पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है वाटर स्कैर्सिटी का। अब जैसे मान लिया वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूट है, तो क्या उसका आप यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। अब क्योंकि नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगी? वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी। अ रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, तो देखिए यहाँ पर रेनफॉल भी कम हो रही है और पॉपुलेशन भी जो है वो भी कम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम होने की वजह से रेनफॉल अगर कम भी है तो वहां पर वाटर स्कैर्सिटी नहीं होने वाली है, क्योंकि इतनी तो रेनफॉल या इतना तो पानी है ही है ग्राउंड में, जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर नो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? तो डैम होते हैं, ठीक है। डैम को ही मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, इसमें पूछा गया क्या इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो पहला दिया गया, और कैसी चीज बतानी है? इन फेवर, फेवर मतलब नॉट एन, फेवर में नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट में। तो आपको बताना है जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अगेंस्ट में है। किसके अगेंस्ट में है? डैम बनाने के अगेंस्ट में है। तो पहला कहा गया
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। ये तो बिल्कुल होता है कि डैम बनने से पानी ऐसी जगह पे दिया जा सकता है जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जहां पर वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो फेवर में है। नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। ये भी ठीक है कि फ्लड को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, डैम बना के पानी को रोक सकते हैं। तो जब पानी को रोक दिया तो आगे पानी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से अचानक से जो फ्लड आती है वो नहीं आती है। नेक्स्ट में कहा गया सी पार्ट में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फेवर में नहीं, ये अगेंस्ट वाली बात आ गई, ये डैम के अगेंस्ट की बात आ गई, क्योंकि आपको पता होगा डैम जब भी बनेगा तो एक बहुत बड़े एरिया में बनेगा, और जब बहुत बड़े एरिया में बनता है तो वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको हटा दिया जाता है, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, उनको उनका डिस्प्लेसमेंट करा दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये वो पॉइंट है जो अगेंस्ट में पॉइंट है, ये फेवर में पॉइंट नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रो पावर क्रिएट किया जाएगा वहां से, ठीक है, डैम से ही हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं, मतलब इसी में हाइड्रो पावर प्लांट्स क्रिएट किए जाते हैं, टर्बाइंस लगाई जाती हैं, वो रोटेट होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को इंडस्ट्रीज में, होम्स में भेजा जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक फेवर का पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगेंस्ट का जो पॉइंट है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं 12th क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली। तो आपको कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही करना है और उसको मतलब बताना है कौन सा फॉल्स है और उसको सही करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसमें स्टेटमेंट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स हैज हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो देखिए जो अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या इससे जो ये कह सकते हैं वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्या वो ठीक से हो रहा है? तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करी गई हेल्प नहीं होगा, हेल्प नहीं कर रहा है, वो हेल्प नहीं कर रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन में, जबकि वो क्या कर रहा है, और डैमेज कर रहा है वो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को, मतलब वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और खराब तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं रेगुलेटिंग। अब देखिए इसमें क्या गलती है, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो इन इट्स सेडिमेंट फ्लो। देखिए जब आपने डैम बना दिए, आपने वाटर को रेगुलेट कर दिया, रिवर्स के फ्लो को आपने बदल दिया उसके, तो क्या होगा, जो सेडिमेंट का फ्लो है, जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे कहा गया डज नॉट इफेक्ट, तो यहाँ पर डज नॉट गलत होगा, तो डज इफेक्ट होगा, नॉट हट जाएगा, डज इफेक्ट, तो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट में कहा गया इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। अब देखिए कहा गया है कि साबरमती बेसिन के आसपास के जो फार्मर थे, उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं किया, और कब एजिटेशन नहीं किया, जब वाटर सप्लाई करी जा रही थी, मतलब जब डैम्स क्रिएट करे आ रहे थे, उनके बारे में बात हो रही थी कि अर्बन एरियाज में वाटर सप्लाई करने के लिए डैम क्रिएट किए जाएंगे, तो बिल्कुल एजिटेशन किया था। जैसे आप लोग ने एक आंदोलन सुना होगा जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर वर नॉट एजिटेटेड की जगह वर एजिटेटेड होना चाहिए। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन पॉपुलैरिटी। अब देखिए धीरे धीरे करके जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ करती थी पहले, जिससे लोग ग्राउंड वाटर को स्टोर कर लेते थे, मतलब जो उनका रेन वाटर था उसको स्टोर कर लेते थे और उसको बाद में यूज करते थे, वो धीरे धीरे करके खत्म होता रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन नहीं हो रही है, पॉपुलैरिटी यहाँ पर खत्म होती चली आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया। तो देखिए एक ऐसा सिंगल क्रॉप जो बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है, तो ऐसे एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, तो शिफ्टिंग नहीं कहते। शिफ्टिंग में तो ये होता है कि एक जगह पेड़ काट दिए, फिर उनको जला दिया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया कुछ सालों के लिए, और फिर आए, फिर वही सेम काम किया, फिर वहां पे बोया, फिर वही सेम काम अलग अलग जगह पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ने पढ़ा होगा, ये तो गलत है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्लांटेशन का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां पर एक बहुत बड़े एरिया पे कुछ प्लांट्स को ग्रो, मतलब बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। जैसे मान लीजिए टी हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ये सब के सब किस में आएंगे, ये सब के सब आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आएंगे। तो प्लांटेशन मतलब आप समझ जाइएगा कि एक बहुत बड़े एरिया में जब सेम तरीके के क्रॉप बोए जाते हैं। जैसे टी है तो टी में कोई और आपको आलू बैगन धनिया चीज नहीं देखने को मिलेगी, जहां पर टी उगाया जाएगा तो केवल और केवल टी ही आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब आपको बताना है इनमें से रबी क्रॉप जो है वो कौन सा है। तो राइस जो है खारिफ है, मिलेट्स भी खारिफ है, कॉटन जो है भी खारिफ है, रबी कौन सा हो जाएगा,
ग्राम हो जाएगा। चना जो है वो कैसा क्रॉप है? रबी क्रॉप है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस क्रॉप। अब देखिए लेग्यूमिनस क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के, क्योंकि ये किस में मदद करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और क्यों मदद करता है? क्योंकि इसमें एक खास तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है इसकी जड़ों में, जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये नाइट्रेट्स पानी में घुल के सीधे रूट्स में चले आते हैं और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? तो मेनली जो दालें होती हैं, जो पल्सेज होती हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। इसलिए इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो देखिए आपको बताना है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से कौन सा ऐसा है मिनरल जो बनता है। ठीक है, आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। और जो वेदर मटेरियल है वो रखा रहता है। तो ये आपको बताना है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से कौन सा मटेरियल बनता है। तो यहाँ पर जो बॉक्साइट दिया गया है ये बनता है। बॉक्साइट क्या है? तो ये ओर है। किसका ओर है? तो एल्यूमिनियम का ओर है। याद रखिएगा एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया कोडरमा इन झारखंड। अब देखिए कोडरमा के बारे में बात करी गई। जो कोडरमा है झारखंड में, याद रखिएगा पहले तो ये पूछा आता है कोडरमा कहाँ लोकेटेड है, तो आप कहेंगे झारखंड में लोकेटेड है। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है? तो ये माइका का लीडिंग प्रोड्यूसर है। याद रखिएगा भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का। ठीक है, इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। और सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है। झारखंड में भी कहाँ पर? कोडरमा में। नेक्स्ट पे आते हैं 18th क्वेश्चन को देखेंगे। 18th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटा विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। अब देखिए मिनरल्स, अब मिनरल्स की बात करी गई। जो मिनरल्स हैं वो मेनली किस रॉक में पाए जाते हैं? किसी भी तरीके का मिनरल हो, यहाँ तक कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके के मिनरल्स हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि मिनरल्स ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मिनरल्स में आपको कई सारे रॉक्स मिल सकते हैं, कई सारे ओर मिल सकते हैं, जो मतलब मिनरल से ओर भी बनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के मिनरल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मेनली कहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक में डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंटेन इन मोनाजाइट सैंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ऑयल, गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है यूरेनियम, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है थोरियम, तो थोरियम इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ठीक है, क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो जो हम लोग रेडियो एक्टिव जो हम लोग वो बनाते हैं, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज होता है वो यूरेनियम भी यूज हो सकता है और थोरियम भी यूज हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिससे हम थोरियम को यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर को रन करा सकें। हालांकि ये टेक्नोलॉजी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन भारत इसकी खोज में भी लगा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, और याद रखिएगा यूरेनियम भारत में बहुत कम जगह पाया जाता है। मेनली अभी जो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। थोरियम भारत में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइम स्टोन एज रॉ मटेरियल। अब देखिए आपको बताना है जो लाइम स्टोन है, ठीक है, जिसको चूना कहते हैं, वो रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री में पाया जाता है, मतलब किस इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है। जैसे लाइम स्टोन है चूना, उसको किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? तो एल्युमिनियम में नहीं यूज किया जाता, शुगर में नहीं यूज किया जाता, जूट में नहीं यूज किया जाता। मेनली ये कहाँ यूज किया जाता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइम स्टोन को यूज किया जाता है। हालांकि यूज इसको शुगर में भी किया जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील्स फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो देखिए जितने भी पब्लिक सेक्टर प्लांट्स हैं उसमें जो स्टील की मार्केटिंग है या स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कौन करता है? तो हेल कुछ नहीं है। यहाँ मेनली बोला गया पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट जो प्लांट्स होते हैं, गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उसके बारे में आप बात हो रही है। तो ये सेल है। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल। नेक्स्ट पे आते हैं, महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। बॉक्साइट मतलब किसका ओर है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, और तो एल्युमिनियम की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर बॉक्साइट को यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। अब देखिए टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए, ठीक है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? तो स्टील इंडस्ट्री का कोई काम नहीं, किसका काम है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का काम है, ठीक है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का काम नहीं है, क्योंकि मान लिया ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रिकल दे दे तो इलेक्ट्रिकल का काम नहीं है। इलेक्ट्रिकल का काम ये होता है जैसे ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, ये सब काम होता है इलेक्ट्रिकल का। एल्युमिनियम भी गलत है, आईटी भी गलत है, आईटी मेनली सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करी गई, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कौन कौन लिंक करता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सिलचर से लेके पोरबंदर तक या पोरबंदर जिसको कह सकते हैं, वहां तक कनेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का है। अब सिलचर कहाँ पर है? तो ये असम में है, ठीक है, और पोरबंदर कहाँ है? तो आपको पता ही होगा, ये गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है, गुजरात में है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। तो जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज होते हैं, ठीक है, मतलब जो लेके जाने में जो बहुत सारे लॉसेज होते हैं, ठीक है, वो लॉस या डिलेज, कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए सड़क से कोई सामान जा रहा है, ट्रक से जा रहा है और ट्रक का टायर पंचर हो गया तो कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया तो डिले हो जाएगा। तो ये सब जो जो लॉसेज हैं, इन लॉसेज को रिड्यूस करने का काम कौन करता है? तो रेलवेज नहीं करती है, रोडवेज बिल्कुल भी नहीं करती है, कौन करता है? पाइपलाइंस करती हैं, ठीक है। मेनली जो लिक्विड आइटम्स होते हैं उनको पाइपलाइंस के थ्रू सेंड किया जाता है, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गई, तो इन सबको पाइपलाइंस के थ्रू आजकल सेंड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद HVJ, ठीक है, HVJ जो पाइपलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, कौन कौन इससे नहीं कनेक्ट है ये आपको बताना है। तो जो महाराष्ट्र है वो इससे कनेक्टेड नहीं है, बल्कि जबकि मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जैसे HVJ जो है हजीरा है, ठीक है, वी से विजयनगर है, ठीक है, ठीक है, तो हजीरा है, हजीरा कहाँ पर है? तो हजीरा याद रखिएगा गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद विजयनगर नहीं, विजयपुर है, ठीक है, विजयपुर अगर आपसे पूछा जाए विजयपुर कहाँ पर है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। और जे से उत्तर प्रदेश की जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर, ये बनारस के पास में है, ठीक है, जगदीशपुर, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से यूपी को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट नहीं करेगा? तो महाराष्ट्र को कनेक्ट नहीं करेगी पाइपलाइन। नेक्स्ट पे आते हैं 27th क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एज वेल एज वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग ईस्ट कोस्ट। अब देखिए ईस्ट कोस्ट की तरह पहले आप ये समझ लीजिए भारत का ये पेनिनसुला है, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे जो रीजन है इसको वेस्ट कोस्ट कहेंगे, और ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है इसको ईस्ट कोस्ट कहेंगे। अब सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड, सबसे ज्यादा लैंड लॉक्ड डीपेस्ट जो है पोर्ट कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का, जहां पर सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि जो फ्रेट होता है, जिसको फ्रे कहते हैं या फ्रेट कह सकते हैं, मतलब जो माल ढुलाई होती है, ठीक है, मतलब जो भी सामान अमान को ढोने का काम करता है वो कौन करता है? तो वो रेलवेज करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का भारत में। Which of the following terms is used to describe trade between two or more countries? दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको कैसा ट्रेड कहेंगे? तो इंटरनल ट्रेड नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1973 है। तो 1973 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही आपकी प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट को नीचे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, और अपने रिविजन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।